आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीआरपी की नौकरी के बारे में। आईपीआरपी की नौकरी में कार्य जिम्मेदारी, उनका मानदेय, उनकी प्रोत्साहन राशि, मानदेय कब कितना बढ़ता है और किस स्तर पर कितना मानदेय मिलता है, कितना यात्रा भत्ता मिलता है और क्या कुछ उन्हें लाभ इस नौकरी में मिलते हैं, यह नौकरी कितने वर्ष की होती है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं समझाकर बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आईपीआरपी के कार्य जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए दीदी, यहाँ पर आपको आईपीआरपी के कार्यों में मुख्य जो कार्य है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि संकुल के अंतर्गत समस्त गांवों सीआरपी ड्राइव के समय व उपरांत भी गठित समुदाय आधारित संस्थाओं को सहयोग करना। संकुल स्तरीय संघ जो होता है उसको संकुल को सीएलएफ भी कहते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो उस संकुल के अंतर्गत जितने भी गांव जो है जुड़े हुए हैं, गांव के ग्राम संगठन जुड़े हैं, तो सीआरपी ड्राइव जब जाती है ग्राम संगठनों का गठन करने के लिए, तो सीआरपी ड्राइव के समय और उसके बाद भी जो भी समुदाय गठित हुए हैं, समुदाय आधारित संस्थाओं को सहयोग करने का कार्य आईपीआरपी दीदी का रहता है। आईपीआरपी सीएलएफ की कैडर होती हैं। दूसरा है समूह गठन, निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करना, एफएनएचडब्ल्यू कार्य यानी कि फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वॉश, पोषण और जागरूकता पर कार्य करना। समूह वीओ यानी ग्राम संगठन, सीएलएफ संकुल के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण भी करना। आरएफ, सीआईएफ, सीसीएल इन सब के लिए सहयोग करना, समूहों को, ग्राम संगठनों को उनका फंड दिलवाने में मदद करना और साथ ही सीसीएल का जो खाता होता है या समूह गठन का, ग्राम संगठन गठन का या संकुल के गठन का जो भी खाता वगैरह खुलवाने में मदद करवाना। अगला है कि समूह ग्राम संगठन संकुल की ऋण वापसी भी सुनिश्चित करना। फिर है संकुल के सभी कार्य करना, संकुल स्तर से जो भी जिम्मेदारी कार्य दिए जाते हैं वे सभी कार्य करना, यह है प्रमुख कार्य और जिम्मेदारी। अब है कि आईपीआरपी के पद पर आवेदन करने से पूर्व आपको महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने हैं। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूह का सदस्य होनी चाहिए। उसके बाद है कि अभ्यर्थी का समूह जो है वो अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन में जुड़ा हो और ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में जुड़ा होना चाहिए। अगर आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 48 वर्ष लगभग आयु जो है वो होनी चाहिए। अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। हिंदी पढ़ने लिखने, अंक गणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की पुस्तक लिखने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पर 1 साल के अनुभवी संकुल स्तरीय संघ लेखाकार या खाता लेखक या बुक कीपर या ग्राम संगठन लेखाकार या आंतरिक सीआरपी या सीनियर आंतरिक सीआरपी, समूह सखी आदि अगर कोई भी सामुदायिक कैडर हैं इनमें से और वो आईपीआरपी के पद पर आवेदन करती हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वो पहले से कैडर के पद पे कार्य कर रही हैं और उन्हें अनुभव है, चाहे वो समूह सखी हो, चाहे सीआरपी हो या फिर आंतरिक सीआरपी हो, बुक कीपर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर मैंने पढ़कर आपको बताया है। उसके बाद है कि अभ्यर्थी का अपने जनपद के अन्य विकास खंड या अन्य जनपद में लंबी अवधि के लिए रुक कर कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए। फिर अगला है कि अभ्यर्थी को कम से कम 50 स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठकों में भी उपस्थित होना है और ग्राम संगठन की 12 बैठकों में उपस्थित होना है और संकुल स्तरीय संघ की कम से कम 6 मासिक बैठकों का अनुभव आवश्यक है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। चयन प्रक्रिया इसमें किस प्रकार से, तो चयन के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन आपको अपने ब्लॉक पे जाके ही करना होगा। तो ब्लॉक स्तर से जब आप जाके फॉर्म भरी आएंगी तो आईपीआरपी का जो ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा और चयन एसएमएमयू के द्वारा ही चयनित तकनीकी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए प्रभारी होंगे। उसके बाद है कि तकनीकी एजेंसी द्वारा समस्त जनपदों में कोई एक निर्दिष्ट तिथि में जनपद द्वारा चिन्हित स्थल पर लिखित परीक्षा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कराई जाएगी। आंतरिक जो है पीआरपी के लिए आवेदन पत्र कैडर तकनीकी एजेंसी द्वारा लिया जाएगा और जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेज एवं आवेदन आंतरिक
IPRP पॉलिसी के मापदंड के अनुसार सही पाए जाएंगे उनको तकनीकी एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। मतलब आपका जो जिले स्तर पर परीक्षा होगी, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से इस प्रकार से ही परीक्षा की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद है कि चयन प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में लिखित परीक्षा और दूसरे भाग में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा साइकोमेट्रिक टेस्ट 30 अंकों का होगा। समय अवधि 30 मिनट होगी, यानी आधे घंटे में आपको 30 अंकों का परीक्षा लिखित देनी होगी। साइकोमेट्रिक परीक्षा में न्यूनतम 15 अंक अगर आपके आ जाते हैं तो लिखित परीक्षा के योग्य आप माने जाएंगे। 15 नंबर जब आपके आ जाएंगे तब आप लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है दीदी। उसके बाद साइकोमेट्रिक परीक्षा में न्यूनतम 15 अंक के बाद जब आप आगे प्रोसेस बढ़ेगी तो फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थी का 70 अंक का लिखित परीक्षा होगा। और जब लिखित परीक्षा 70 अंक का होगा तो उसमें आपको कम से कम 40 नंबर लाने ही हैं। जब आप 40 नंबर ले आएंगी तब आप इंटरव्यू के लिए योग्य मानी जाएंगी। फिर आपका जो इंटरव्यू होगा तो लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को मिलाकर उसकी मेरिट सूची बनाई जाएगी, जो कि जनपदवार, जिलेवार रिक्त पदों की संख्या के आधार पर जनपदवार मेरिट लिस्ट बनाकर जो है लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के 55% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही प्रशिक्षण के लिए योग्य माने जाएंगे। तो अगर आपकी लिखित परीक्षा जो 70 अंक वाली है वो और जो इंटरव्यू मिला करके 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, 70 नंबर की लिखित परीक्षा, 100 में से अगर आप 55% टोटल अंक ले आती हैं तब आपकी ट्रेनिंग के लिए आप योग्य होंगी, यानी आपका चयन होगा। रिक्त पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थी को ही मेरिट सूची तकनीकी एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा एवं जनपद का मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत सभी अभ्यर्थी का जनपदवार मेरिट सूची के सापेक्ष संकुल स्तरीय संघ का आवंटन किया जाएगा। उपायुक्त स्वतः रोजगार यानी DC सर केवल ब्लॉक और संकुल स्तरीय संघ का आवंटन करेंगे। आवंटन के पश्चात मेरिट सूची अनुसार शेष अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में नियुक्ति पत्र, तैनाती आदेश, अनुबंध पर नियमित संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को ब्लॉक व संकुल स्तरीय संघ के 1 माह के अंदर कार्यभार आरंभ करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में जनपद में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जो कि मेरिट लिस्ट में थे और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनका ब्लॉक आवंटन उपायुक्त स्वतः रोजगार के द्वारा किया जाएगा, जिसकी सूचना मिशन निदेशालय को पत्र के माध्यम से दी जाएगी। तो दीदी इस प्रकार से है पूरी प्रक्रिया। तो देखिए IPRP दीदी का जो मानदेय है वो किस प्रकार से, देखिए अंतर विकास खंड एवं अंतर जनपदीय तैनाती संबंधित मानदेय का विवरण। जैसे यदि तैनाती अपने सदस्य SSG के तैनाती संकुल स्तरीय संघ के कार्यालय के बीच की दूरी 50 किलोमीटर से कम है। कहने का आशय ये है कि अगर आप अंतर विकास खंड या अंतर जनपदीय में तैनाती संबंधित मानदेय प्राप्त कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि संकुल स्तरीय संघ जो बना हुआ है, आपका क्लस्टर का जो ऑफिस बना है वहाँ से लेकर के और आप जिस समूह में जुड़ी हैं, समूह से संकुल तक की जो दूरी है अगर 50 किलोमीटर से कम है तब आपको किस प्रकार से मानदेय मिलेगा। तो देखिए प्रत्येक महीने में 25 दिन कम से कम आपको कार्य करना ही करना है। तो प्रत्येक महीने में 25 दिन जब आप काम करेंगे तो दैनिक मानदेय जो आपका है 240 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। उसके अलावा आपको यात्रा भत्ता मिलेगा जो कि 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा और मोबाइल भत्ता भी आपको रिचार्ज आदि के लिए मिलेगा, वो 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इतना मानदेय है, ठीक है। और उसके बाद है कि अंतर विकास खंड एवं अंतर जनपदीय तैनाती संबंधी मानदेय विवरण। यदि आपका समूह जो है वहां से संकुल स्तरीय संघ क्लस्टर की जो कार्यालय की बीच की दूरी 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, अधिक है, तब आपको किस प्रकार से मानदेय मिलेगा। तब आप प्रत्येक माह 25 दिन तो आपको काम करना ही करना है। तब आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से
300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और 2000 रुपये यात्रा भत्ता और 500 रुपये मोबाइल भत्ता ये आपको महीने में मिलेगा। ये सेम है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर 50 किलोमीटर से आपके संकुल की दूरी कम है 50 किलोमीटर से, तो आपको रोज का 240, और 50 किलोमीटर से अगर अधिक है दूरी तो 300 रुपये रोज का आपको मिलेगा। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि वार्षिक वेतन वृद्धि 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरा होने पर IPRP के दैनिक मानदेय में 10% की वृद्धि होगी, किंतु भत्ते में कोई भी वृद्धि नहीं होगी यदि 50 किलोमीटर से कम वाली दूरी पर कार्य कर रही है। और यदि 50 किलोमीटर से दूर वाले ऑफिस के लिए कार्य कर रही है, 10% की वृद्धि दोनों ही स्तर पे होगी, चाहे आप 50 किलोमीटर से कम वाले कार्यालय पर काम कर रही हैं, चाहे वो आप दूर वाले पे कर रही हैं। केवल जो है प्रतिदिन का मानदेय थोड़ा सा अंतर है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मानदेय मिलेगा। आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी स्थिति में आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन का स्थानांतरण यानी कि तबादला होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र समान दूरी श्रेणी में ही किया जाएगा। किसी भी आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन को 50 किलोमीटर अधिक दूरी से 50 किलोमीटर से कम दूरी की श्रेणी या 50 किलोमीटर से कम दूरी से 50 किलोमीटर की अधिक दूरी श्रेणी में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यदि आप 50 किलोमीटर से कम दूरी वाले कार्यालय पर कार्य कर रही तो आपका ट्रांसफ़र इतनी ही दूरी वाले कार्यालय पर किया जाएगा, ताकि आपको इसी हिसाब से मानदेय मिले। तो यह है कुछ मानदेय की प्रक्रिया। इसके अलावा आपको कुछ प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, वह देख लेते हैं। तो IPRP दीदी को मानदेय के अलावा कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, जैसे कि समूहों के खाते खुलवाने पर। यदि क्लस्टर में दीदी जो जुड़ी हुई है IPRP कार्य कर रही है और वो गांव-गांव जाकर समूहों में देख रेख करती है, तो अगर 50% से 70% जो है समूहों के खाते खुल चुके हैं तो 300 रुपये प्रति माह जो है उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है। और यदि 70 से 90% समूहों के खाते खुल गए तो 400 रुपये मिलेगी उसको प्रोत्साहन राशि प्रति माह। यदि 90 से 100% समूह के खाते खुले हैं तो 450 रुपये प्रति माह जो है प्रोत्साहन राशि उसको दी जाती है। इसके अलावा है ग्राम संगठनों के खुले खाते। अगर ग्राम संगठनों के खाते खुलवाए गए हैं तो देखिए, ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम संगठन होता है, तो ग्राम संगठन का जैसे खाता जब खुलता है तो एक बार वन टाइम एक ग्राम संगठन का खाता खुला तो एक ही बार उसका पैसा मिलेगा 150 रुपया। एक ग्राम संगठन का आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। उसके बाद है कि समूहों का A ग्रेड में होना। जो समूह बने हुए हैं वो सक्रिय हैं, बैठक कर रहे हैं, पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, तो वो A ग्रेड में आते हैं, उनको फंड भी मिल रहा है और कार्य अच्छे से कर रहे हैं। तो यदि आपके क्लस्टर में जुड़े हुए समूह जिनकी आप देख रेख कर रही हैं गांव-गांव में, तो 50% से 70% यदि समूह आपके A ग्रेड में चल रहे हैं तो आपको 300 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि। यदि 70 से 90% समूह A ग्रेड में तो 400 प्रति माह प्रोत्साहन राशि। यदि 90 से 100% समूह A ग्रेड में है तो 450 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि। इसके बाद संकुल का खाता खुलवाने। संकुल भी एक बार ऑफिस बनता है, एक बार खुलता है। एक जो ब्लॉक में 4 संकुल होते हैं, तो संकुल जब आपका बनता है तो उसका भी मतलब बैंक में खाता खुलता है, तो एक बार वन टाइम आपको संकुल का खाता खुलवाएंगी तो उसका 200 रुपया आपको एक संकुल का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। उसके बाद है समूह सखियों की ट्रेनिंग। तो अगर 50 से 60% समूह सखियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और वे सक्रिय हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, समय से उनको मानदेय प्राप्त हो रहा है, तो 200 रुपया प्रति माह जो है प्रोत्साहन राशि। 60 से 75% समूह सखी ट्रेनिंग है, सक्रिय है, कार्य कर रही, मानदेय मिल रहा, तो 300 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि। और 75 से 90% समूह सखी ट्रेनिंग है, सक्रिय है और समय से मानदेय उनको मिल रहा है, तो 400 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि। और इसके अलावा 90 से अगर
अधिक समूह सखी ट्रेंड हैं, सक्रिय हैं और समय से उनको मानदेय मिल रहा है तो 500 रुपये भी प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। इसके बाद है कि ग्राम संगठन का ए ग्रेड में चलना। जैसे ग्राम संगठन बने हैं वे अपने अष्ट सूत्र का पालन कर रहे हैं, ग्राम संगठन के 8 सूत्र होते, पालन कर रहे हैं, अच्छे से सक्रिय हैं, एक्टिव है, समूहों की देखरेख बढ़िया कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को ला रहे हैं ग्राम स्तर पर, तो 50 से 60% अगर ग्राम संगठन ए ग्रेड में चल रहे हैं तो 300 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि। 60 से 70 ग्राम संगठन ए ग्रेड में है तो 350 रुपये प्रतिमाह, 70 से 90 ग्राम संगठन ए ग्रेड में है तो 450 रुपये प्रतिमाह, 90 से अधिक ग्राम संगठन ए ग्रेड में है तो 500 प्रतिमाह, यानी कि प्रतिशत में है 90% से अधिक ग्राम संगठन, आपको कितने ग्राम संगठन दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है कि बैंक लिंकेज यानी कि CCL का तो एक बार ही मिलता है या वन टाइम, एक महीने में 10 से अधिक समूहों का अगर आप बैंक लिंकेज कराती हैं तो 50 रुपये प्रति समूह के हिसाब से आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। ऋण वापसी, अगर आप दीदियों को जो उधार बटा है वो वापसी करवाती हैं, जैसे ग्राम संगठन में अगर आप 90% तक वापसी करवा देती हैं CIF की या अन्य कोई भी फंड है जो वापसी होना है तो 50 रुपये प्रति माह प्रति ग्राम संगठन के हिसाब से दिया जाएगा। यदि संकुल में आप 90% से अधिक ऋण वापसी करवाती हैं तो 50 रुपया प्रति माह प्रति संकुल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो यह जो प्रोत्साहन राशि है यह अलग से IPRP दीदी को दी जाती है, तो यह अलग है और मानदेय का मैंने आपको अलग बता दिया है। अगर इस मानक के अनुसार कार्य करती तो यह राशि भी उनको अलग से मिलती है। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा जो है मानदेय के बारे में समझा दिया है। तो IPRP दीदी की जो नौकरी है यह समूह की नौकरी है, समूह में कोई भी नौकरी सरकारी नहीं होती है, यह आउटसोर्सिंग की नौकरी होती है जो आपको समूह के माध्यम से आजीविका मिशन के अंदर मिलती है। और IPRP समूह आजीविका मिशन में ब्लॉक में जो क्लस्टर स्तर होता है, क्लस्टर स्तर पर संकुल स्तरीय संघ ऑफिस की कैडर होती है, कर्मचारी होती है, एक तरीके से कैडर कहा जाता है, तो वो होती है, वह कार्य करती। यह नौकरी परमानेंट भी नहीं होती है, 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए होती है, तो 2 वर्ष के बाद फिर से इस नौकरी के लिए आवेदन लिए जाते हैं। तो दीदी जो नौकरी पहले से कर रही हैं वो भी फिर से आवेदन कर सकती हैं। तो दीदी ये है पूरा विवरण IPRP नौकरी का। और IPRP नौकरी में चयन जो होता है वो ड्रॉ के माध्यम से होता है। उपायुक्त स्वतः रोजगार जो DC सर होते हैं वो लॉटरी ड्रा के माध्यम से नाम निकालते हैं और आपको अपने संकुल में नहीं तैनाती मिलेगी, दूसरे संकुल में आपको तैनाती दी जाती है, क्योंकि एक ब्लॉक पे 4 संकुल होते हैं। अब आपको बता दें एक ब्लॉक पे IPRP के कितने पद होते हैं, तो एक ब्लॉक पे 4 क्लस्टर होते हैं और 4 ही IPRP के पद होते हैं, यानी एक क्लस्टर में, एक संकुल में 1 IPRP का पद होता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि IPRP दीदी को IPRP ऐप पर कार्य करना होता है। कार्य प्रगति का डिजिटलीकरण, कार्यक्रम का प्रदर्शन, IPRP का भुगतान, एप्लीकेशन में कैप्चर किए गए जमीनी स्तर के आंकड़ों के आधार पर CLF के स्वास्थ्य की निगरानी करना, CLF संबंधित कार्यक्रम के प्रदर्शन की रियल टाइम रिपोर्ट जनरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य जिला नेतृत्व टीम को निर्णय लेने के लिए डैशबोर्ड स्थापित करना, ऐप के माध्यम से मासिक रिपोर्ट तैयार करना और CLF के सभी कानूनी दस्तावेजों का संग्रह करना। तो ये IPRP ऐप भी है, इस पर भी कार्य करना रहता है। IPRP के सभी भुगतान IPRP ऐप के माध्यम से ही किए जाते हैं। CLF पदाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और BMM के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद DMM और DC सर के अनुमोदन के बाद उसको आगे भेजा जाता है। उसके बाद वो मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन पर भुगतान अनुरोध पत्र और IPRP का भुगतान राज्य इकाई को अग्रेसित किया जाता है, फिर उनका मानदेय उनको मिल पाता है क्लस्टर के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको IPRP के बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। तो दीदी यह पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दी है। यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।